हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने व्याकरण किया था। व्याकरण में हमने वाक्य किए थे कि वाक्य क्या होते हैं और कौन सा वाक्य सही होता है। तो वाक्य उसे कहते हैं जो सार्थक शब्दों के समूह से बना हो, मतलब जिस वाक्य में जितने भी शब्द हों वो सार्थक हों। तो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि वाक्य जो होते हैं वो सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वही वाक्य कहलाता है। और जो वाक्य के मुख्य तत्व होते हैं वो हमने देखे थे कि सार्थकता, योग्यता और आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय आदि से मिलकर वाक्य बनते हैं। और जो वाक्य के घटक होते हैं वो उनका उद्देश्य और विधेय होता है, वही उनके घटक होते हैं। उसके बाद हम अब जानते हैं कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि वाक्य विवेचन मुख्य रूप से 2 स्तरों पर किया जाता है। मतलब वाक्य बनाने का जो विवेचन होता है वो मुख्य रूप से 2 स्तरों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। मतलब जो हम वाक्य लिखते हैं वो हम 2 स्तरों पर करते हैं कि जब हम एक वाक्य लिखते हैं तो उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए और रचना मतलब कि हम कुछ लिख रहे हों। इस 2 स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नांकित हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, मतलब 8 प्रकार है कि अर्थ के प्रकार से हम आधार पर हम कैसे वाक्य बनाते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब जिस वाक्य में कार्य के होने का, कि कार्य कौन सा हो रहा हो उसका कथन लिखा जाए उसे विधान वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा स्वभावी थी। प्रियोदा स्वभावी थी, यहाँ पर स्वभावी होना क्या है, एक कार्य है। तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। तो ये हमारे विधानवाचक वाक्य हैं जिनमें कार्य के होने का, मतलब कार्य क्या है इसमें, प्रियोदा स्वभावी ये कार्य है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तो कौन सा कार्य करने के लिए कहा है, आराम करने के लिए। तो ये हमारे विधानवाचक वाक्य हो गए जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार है। वैसे ही इसका दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा ये क्या है, निषेधवाचक। मरना मुझे कठिन नहीं लगता, ये निषेधवाचक। वह घर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जा रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। तो ये हमारे 2 प्रकार हो गए। अब हमारा तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। जैसे आप सब जानते हो कि प्रश्नवाचक वाक्य वही होता है जिसमें क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हमने एक उदाहरण लिया है, उसमें है एक वाक्य कि इस नगरी का राजा कौन है। अब कौन यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। राजा का क्या नाम है, ये क्या क्या है, प्रश्नवाचक। आप कहाँ रहते हैं, ये भी प्रश्नवाचक है। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर कौन, क्या, कैसे, क्यों ऐसा आता है तो क्या आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब हमारा 4 नंबर है विस्मयादिक वाचक वाक्य। यदि वाक्य के विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब उसकी जो भी विशेषता हो, उसका क्या शौक है, उसमें खुशी है, उसको हर्ष है या दुख है, जो भी उसकी विशेषता हो, मतलब विषमवादिवाचक कहलाते हैं। जैसे अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग,
ओहो क्या हो रहा है, वह कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पर सुंदर और कितना सुंदर का प्रयोग हुआ है। ये कौन से वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य। वैसे ही है हमारा पांचवा इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, इसमें आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि इच्छावाचक वाक्य कैसे होंगे। जिस वाक्य में वक्ता मतलब करने वाले की इच्छा, आशा, शुभकामनाएं या शाप आदि अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें इच्छा दूसरों को बता रहे हैं कि आपकी यात्रा, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि मंगलमय हो। गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, ये क्या है, हमारी इच्छा है। भगवान करे तुम सफल हो जाओ, ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। तू जा, तुझे नरक में भी जगह न मिले, ये क्या दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य कौन से होते हैं, इच्छावाचक, जो मतलब हम अपनी इच्छा से बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर का वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब कोई हमें शक हो, उस वाले वाक्य को हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक। कि इसकी जो हमारा है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, मतलब संभवतः मतलब हो सकती है या नहीं भी हो सकती, कोई फिक्स नहीं है। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, लगता है पर कोई फिक्स नहीं है कि उसने देखा ही है, मतलब संभवतः मतलब उसको संदेह है कि देखा भी है या ना भी देखा हो सकता है। अब तक वह सो गया होगा, वो सिर्फ आइडिया लगा रहा है कि सो गया होगा, बट उसको पता नहीं है कि वो सोया है या नहीं। इस तरह से हमारा संदेहवाचक वाक्य पूरा होता है। अब हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेत मतलब कोई सिग्नल देना, किसी भी चीज के लिए संकेत देना संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। यहाँ पर संकेत क्या दे रहे हैं कि आप परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होती है। यहाँ पर क्या संकेत है कि अगर वर्षा ही अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी ही होगी। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। तो मौसम के ऊपर वो संकेत कर रहे हैं कि अगर मौसम ठीक रहेगा तो हम घूमने जाएंगे। अब हमारा 8वां है आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। जिसमें आज्ञा ली जाए वो कौन सा वाक्य होगा, 8वां वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण, बिस्ती को निकालो कसाई को लाओ। बिस्ती को निकालो कसाई को लाओ, यहाँ पर आज्ञा दी है जो कि हमने अंधेरी नगरी चैप्टर में किया था। ये उसका वाक्य है जो राजा बिस्ती सैनिकों से कहता है कि बिस्ती को निकालो और कसाई को लाओ, तुम जा सकते हो। ये उसको इजाज़त दी है, मतलब अनुमति दी है। कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये क्या है, प्रार्थना है। यहाँ मत बैठो, ये क्या है, ऑर्डर, निर्देश दिया है उन्होंने, यहाँ मत बैठो। तो ये क्या हो गया हमारा 8वां वाक्य। ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य कंप्लीट हो गए हैं, वाक्य के प्रकार। अब हम जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कैसे होते हैं। तो यहाँ पर रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, जो कि बिल्कुल सरल और साधारण होते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं, विधान में पिताजी उद्देश्य है, पिताजी का उद्देश्य है, और पार्क में बैठे हैं जो विधान है उसमें कैसे होगा, पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं, ये विधेय है। तो इस तरह से जो साधारण वाक्य है वो सरल वाक्य और साधारण वाक्य है वो 2 प्रकार से, उनका एक ही उद्देश्य होता है, वो सरल होते हैं और विधेय में होते हैं। सरल वाक्यों में एक वाक्य ही होता है,
वाक्य के उद्देश्य में कर्ता, कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। मतलब वाक्य में वाक्य का उद्देश्य क्या होता है, उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म दोनों ही आ जाते हैं विधेय के विस्तार पर। जैसे कि भार्गव ने पढ़ा, कर्ता और क्रिया दोनों ही इसमें आ गई। वैसे भार्गव पढ़ रहा है, कर्ता, क्रिया और विस्तार भी हो गया कि वो क्या कर रहा है। पड़ोस में रहने वाले भार्गव पढ़ रहा है, यहाँ पर विस्तार भी है, कर्ता भी है, क्रिया का विस्तार भी है। भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्म भी किया है उसने, ठीक है। वैसे ही हमारा पांचवा है कि भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, तो उसने क्रिया भी की है, कर्ता भी किया है और कर्म भी किया है। वैसे ही भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, यहाँ पर कर्ता, कर्म का विस्तार और कर्म और क्रिया सब इसमें हुआ है। तो ये हमारा हो गया सरल और साधारण वाक्य, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक मतलब योजक, जो कि हम बीच में डैश लगाते हैं, अव्यय से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य, जो दो वाक्यों से मिलकर एक संयुक्त वाक्य बना है। वाक्य में दो उपवाक्य है एवं और समुच्चय बोधक अव्यय है से जुड़े हैं, अतः निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। अब इसके उदाहरण देख लिए। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना, मतलब इसमें दो का संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है कि मैं तो हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। दो बातें एक वाक्य में बोलते हैं, उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते। साल भर का खाता बंद करना अतः विवरण शीघ्र भेजिए। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, और का यहाँ पर जो समुच्चय बोधक और है उसका यहाँ पर लोप है। क्या सोचा था और क्या हो गया, या फिर पर क्या हो गया, मतलब यहाँ पर का लोप है। काम किया है पैसा तो लूँगा ही, इसीलिए पैसा तो लूँगा ही। तो मतलब ये जो समुच्चय बोधक हमारे जो और, पर, किस लिए, क्यों, परंतु, किंतु जो भी होते हैं उनका कभी कभी लोप हो जाता है। कौन से, रचना के आधार पर संयुक्त वाक्यों में। अब हमारा आखिरी है मिश्र वाक्य, मतलब जो मिक्स हो, मिश्र मतलब मिक्स वाक्य। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता है, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ये हमारे मिश्र वाक्य की रचना के आधार पर मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं वो हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। यहाँ पर जो वाक्य है वो स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलचों भरता है, ठीक है। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने अच्छा गीत सुनाया था। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सूरज उगा इसलिए अंधेरा है। मतलब इसमें दो तीन वाक्यों का प्रयोग होता है जो मिक्स होते हैं, वो मिक्स वाक्य कहलाते हैं। ये हमारे वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। वाक्य के दो स्तरों के आधार पर प्रकार होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये सब हमने वाक्य के बारे में जाना।
तो यहाँ पर हमारा वाक्य की जो क्लास थी वो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।